षड्यंत्र या स्वाभाविक मृत्यु। मौत के वो 12 मिनट। 23 जून सन 1980 सुबह 7:58 से 8:10। मौत के वो 12 मिनट। तत्काल प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी अपने नए पिट्स ऐसे विमान को उड़ाने के लिए निकल पड़े। अगले ही कुछ मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला था उन्हें पता नहीं था, लेकिन क्या उनकी माता इंदिरा गांधी को और उनकी पत्नी मेनका गांधी को इनके साथ होने वाली किसी दुर्घटना का कोई भी पूर्वाभास था? जानेंगे इस वीडियो में, आगे देखते रहिए। अगले 12 मिनट संजय गांधी का विमान दिल्ली के आसमान में उड़ता रहा। इस 12 मिनट की फ्लाइट के दौरान संजय गांधी ने दिल्ली के आसमान में 3 गालाबाजियां खाई। चौथी गालाबाजी लेने गए और विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान नाक के बल सीधे जमीन पर आ गिरा। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राजीव गांधी और छोटा पुत्र संजय गांधी। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। दोनों के अलग अलग शौक। बड़ा पुत्र राजीव गांधी व्यावसायिक पायलट था, तो छोटा पुत्र संजय गांधी राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था सन 1972 से। संजय गांधी को कांग्रेस का उस समय का सबसे साहसिक और सबसे प्रखर नेता माना जाता था। समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, संजय गांधी को त्वरित और साहसिक निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। संजय जो चाहते वो कर डालते थे। सन 1975 भारत में इमरजेंसी का लगाना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन इस फैसले के पीछे भी संजय गांधी को ही प्रमुख माना जाता था। इमरजेंसी के 18 महीने के दौरान संजय गांधी पर तानाशाही के आरोप लगते रहे। आम नागरिकों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करवाने के भी आरोप उन पर लगते रहे। इमरजेंसी के दौरान की गई ऐसी हरकतों के कारण ही संजय गांधी ने कांग्रेस के भीतर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बाहर भी अपने शत्रु पैदा कर लिए थे। 1977 में आम चुनाव हुए। कांग्रेस की करारी हार हुई, जनता दल की जीत हुई। इस हार का कारण संजय गांधी इमरजेंसी और संजय गांधी के इमरजेंसी के दौरान किए गए हरकतों को ही माना गया था। लेकिन देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की यह सरकार कुछ ही महीनों तक चल पाई। कुछ ही महीनों में इस सरकार को गिरा दिया गया। इस सरकार को गिराने में भी संजय गांधी का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। मध्यावधि चुनाव हुए और इन चुनावों के समय से संजय गांधी और भी मुखर नेता होकर उभरे और भी प्रमुख नेता होकर उभरे। संजय गांधी ने अपने संगठन को और मजबूत किया। इस संगठन में संजय गांधी ने पुराने नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी बहुत वरीयता दी। इसी का प्रभाव था कि संजय गांधी के द्वारा समर्थित लगभग 178 पुराने नेता और युवा नेता भी चुनकर संसद में पहुंच गए। भारत के लगभग हर नेता पर संजय गांधी का किसी न किसी स्तर पर प्रभाव था। इन्हीं चुनावों के समय में लगभग 8 राज्यों में भी कांग्रेस की नई सरकारें बनी। संजय गांधी का हर राज्य की राजनीति में भी किसी न किसी स्तर पर दखल था। हर नेता पर किसी न किसी तरह का प्रभाव भी था। संजय गांधी डेवलपमेंट की भी बहुत बातें करते थे। भारत में मारुति का आना, उनका संयंत्र लगना, इसके पीछे भी संजय गांधी का ही हाथ है, ऐसा कहा जाता है। संजय गांधी इंदिरा गांधी के प्रिय पुत्र थे। कहा जाता है कि भले ही इंदिरा गांधी पदासीन थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन सत्ता की असली चाबी, सत्ता के असली केंद्र थे श्री संजय गांधी। प्रधानमंत्री भी अपने फैसलों में संजय गांधी की सलाह लिया करती थी। सरकार में नंबर 1 थे संजय गांधी। इंदिरा गांधी का नाम इसके बाद ही आता था। इंदिरा गांधी को इन सब बातों की पूरी तरह से जानकारी थी। आखिर संजय गांधी को राजनीति में लाया भी इसीलिए गया था ताकि इंदिरा गांधी की विरासत को संजय गांधी संभाल सके, और इंदिरा गांधी को अपनी विरासत संजय गांधी में सुरक्षित नजर आ रही थी। ये वो समय था जब संजय गांधी की लोकप्रियता इंदिरा गांधी से भी ज्यादा थी। ये बात साबित होती थी संजय गांधी द्वारा आयोजित आम सभाओं में पहुंचने वाली भीड़ को देखकर।
संजय गांधी को भी प्लेन उड़ाने का शौक था। हवा में कलाबाजियां करना, इस रोमांच को हर रोज महसूस करना उनको बहुत पसंद था। शायद राजनीति को भी संजय ने इसी रोमांच का एक हिस्सा बना लिया था। इमरजेंसी की अपनी हरकतों के चलते संजय गांधी ने कांग्रेस के अंदर और बाहर अपने जानी दुश्मन बना लिए थे। एक अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो 1976 के 30 और 31 अगस्त के बीच में इन पर गोलियों से हमला हो चुका था, लेकिन वो बच निकले। विकीलीक्स के मुताबिक ये एक केबल मैसेज था जिसमें आगे भी ऐसे हमले होने की चेतावनी दी गई थी। रशीद किदवई की किताब 24 अकबर रोड शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस की यदि बात मानी जाए तो अमेठी में भी संजय गांधी पर हमले हो चुके थे, उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वहां भी संजय गांधी बचकर निकल गए थे। 23 जून 1980 सुबह के वो 12 मिनट। क्या हुआ था उस दिन? प्लेन उड़ाने के शौकीन संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सफदरजंग हवाई अड्डे से पिट्स ऐसे विमान में उड़ान भरी। समय था 7:58। प्लेन में सामने बैठे थे फ्लाइंग क्लब के अनुभवी पायलट कैप्टन सुभाष सक्सेना। विमान ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों के ऊपर ही 3 कलाबाजियां बनाई। चौथी कलाबाजी लेने गए कि इसी दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और विमान नाक की दम सीधे जमीन की तरफ तेजी से गिर गया। मौके पर ही संजय गांधी और कैप्टन सुभाष सक्सेना की मौत हो गई। पिट्स ऐसे विमान को संजय अपने माता के सचिव R.K. धवन के साथ और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ पहले भी उड़ा चुके थे। ठीक एक दिन पहले 22 जून को भी संजय गांधी अपनी पत्नी मेनका गांधी के साथ इस विमान में एक उड़ान भरने के लिए चले थे। इस उड़ान के बाद में मेनका गांधी इतनी घबरा गई थी कि उसने घर आकर इंदिरा गांधी से और संजय गांधी से भी इस प्लेन को दोबारा ना उड़ाने के लिए बहुत आग्रह किया था। और इसी समय में मेनका गांधी को यह आभास हुआ था कि संजय गांधी के साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है। आगे की जो क्लिप मैं चलाने जा रहा हूँ इसमें जरूर सुनिएगा कि मेनका गांधी किस तरह से अपने इस पूर्वाभास के बारे में कह रही है, किस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा किसी दुर्घटना की पूर्वाभास होने की बात कह रही है। 1 year before he died, my mother-in-law and I both knew on the same day that he was going to die. कहते हैं कि संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का बहुत कम अनुभव था और उनके प्लेन उड़ाने के तरीके से नाखुश कैप्टन सुभाष सक्सेना ने कई बार संजय गांधी के साथ प्लेन साझा करने में इनकार कर दिया था। ये दुर्घटना दिल्ली में ही हुई थी जो कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री आवास से बहुत नजदीक था। दुर्घटना की खबर पहुंचते ही इंदिरा गांधी फौरन दुर्घटना स्थल पर पहुंची। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी 2 बार दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी। उनका इस व्यवहार को अस्वाभाविक माना गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी संजय गांधी के हाथ की एक घड़ी ढूंढ रही थी। ऐसा बताया जाता है कि संजय गांधी की घड़ी में उनके स्विस बैंक अकाउंट का नंबर था। शायद वो इस घड़ी को ही ढूंढ रही थी। जिस तरह से प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे तो इसके बाद इंदिरा गांधी का एक छोटी सी घड़ी ढूंढने के लिए स्वयं जाना तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी सहायक को कहकर घड़ी ढूंढ सकती थी और ऐसा कोई भी कार्य उनको करने की जरूरत नहीं थी। इस दुर्घटना के बाद बहुत बहस हुई। क्या ये षड्यंत्र थी या कोई दुर्घटना थी? इसके बारे में बहुत बहस हुई, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पाया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की तरफ भी उंगली उठी थी, क्योंकि इस विमान को लाने के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन प्रारंभिक जांच में सिर्फ यही पाया गया कि प्लेन में कोई टेक्निकल एरर आई थी, इसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गई। इस तरह से देश के एक प्रभावी और प्रमुख नेता की मृत्यु हो जाना किसी के गले नहीं उतरता। साजिशों के कयास लगाने का तो कोई अंत नहीं था। आखिर क्यों इस प्लेन क्रैश की कोई फॉर्मल जांच नहीं हुई? क्या कारण है जो प्लेन क्रैश हुआ? क्या कारण है कि इंदिरा गांधी ने अपने बेटे की मृत्यु को स्वयं ही क्या स्वाभाविक मान लिया? संजय गांधी अपने पीछे कई अनकहे और अनसुलझे प्रश्न छोड़ गए हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में सत्य कभी बाहर नहीं आता है। इतिहास में इसके सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, आज तक उनकी मृत्यु का या षड्यंत्र का तक इस बात का पता नहीं चल पाया। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, उसके बाद कांग्रेस में कई बड़े नेता जैसे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट,
जैसे गांधी परिवार के कुछ करीबी एवं प्रधानमंत्री पद के दावेदार बड़े नेताओं की अस्वाभाविक मृत्यु एवं राजीव गांधी की पुत्री द्वारा अपने पिता के हत्यारों से जेल में जाकर मिलना और उनकी सजा को माफ करने की वकालत करना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। सत्य क्या है हमें आज तो पता नहीं है, लेकिन सत्य को जितना भी छिपाया जाए, कितनी ही परतों में क्यों न छिपा कर रखा जाए, एक दिन सत्य बाहर आ ही जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज का विषय आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।